हेलो बच्चों। आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ फूड एडिटिव्स, कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एंड व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स आर द दोज केमिकल्स विच improve the quality of the foods, appearance, taste, order, nutritive, etc. तो जो खाने की क्वालिटी को, उसके टेस्ट को, उसके कलर को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे, ऐसे केमिकल्स को हम लोग फूड एडिटिव्स में डिस्कस करते हैं। और कई सारे फूड एडिटिव्स होते हैं जिसमें से केवल हम दो ही अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे, एक स्वीटनिंग एजेंट और एक फूड प्रिजर्वेटिव्स, और तीसरा हम इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड, इस वीडियो का लास्ट और आपकी बुक का भी क्लास 12th में जो टॉपिक का लास्ट टॉपिक है वो है क्लिनजिंग एजेंट। क्लिनजिंग मीन्स ही अपने आप से क्लियर है, क्लियर, क्लीन कर। क्या क्लीन करना है? सरफेस। तो जो सरफेस में प्रेजेंट डस्ट या डर्ट को रिमूव करने के लिए जिन केमिकल्स को यूज किया जाएगा वो कहलाते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, और ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स को ही सर्फेक्टेंट भी कहा जाएगा। और ये आपको दो तरीके के पढ़ने हैं, सोप और डिटर्जेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सोप और डिटर्जेंट में कितने हाइड्रोफोबिक करेक्टर होते हैं, कितने हाइड्रोफिलिक करेक्टर्स होते हैं, कौन सा पार्ट डस्ट के साथ कनेक्ट होता है, कितनी तरीके के सोप या डिटर्जेंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं, सारा केमिकल कॉम्पोजिशन वन बाय वन हम लोग डिटेल्ड स्टडी में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वीटनिंग एजेंट यानी फूड एडिटिव का पहला पार्ट जिसे हम कह रहे हैं स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय स्वीटनिंग एजेंट? स्वीटनिंग एजेंट्स का मतलब हुआ कि किसी भी खाने को जो मीठा कर, तो जो नेचुरल हमारे पास शुगर होती है जो कि हम लोग जनरली टेबल शुगर के फॉर्म में यूज करते हैं, वो होती है सुक्रालोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन इन दोनों शुगर में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसको इनटेक करते हम टेस्ट के लिए हैं, लेकिन ये टेस्ट के साथ साथ बॉडी में कैलोरीज भी डेवलप करते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो वेट लूज करना चाहते हैं वो टेस्ट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें कैलोरीज को इनटेक नहीं करना चाहते। ऐसे कंटेंट जो टेस्ट में स्वीट हैं बट कैलोरीज को बॉडी में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट्स आर कॉल्ड स्वीटनिंग एजेंट। इज इट क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट स्वीटनिंग एजेंट्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला मान लीजिए हमने लिया सैक्रीन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्वीटनिंग एजेंट है क्योंकि यही डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। और केमिकली इसका नाम जो है वो है ऑर्थो सल्फोबेंजामाइड। ऑर्थो सल्फोबेंजामाइड। इज इट क्लियर? और ये सैक्रीन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन यूटिलाइज कर रहा है? डायबिटिक पेशेंट यूज है, बिकॉज इट इज 550 टाइम 550 टाइम more sweetener than cane than cane sugar। यानी नॉर्मल जो हम शुगर यूज कर रहे हैं उससे ये 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। क्लियर? और इसका ये नॉट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है एंड डज नॉट हैव एनी कैलोरिफिक वैल्यू। इसकी कोई भी, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जितने हेल्थ कॉन्शियस हैं या जितने डायबिटिक पेशेंट हैं वो कैलोरिफिक वैल्यू को इनटेक करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना वो इनटेक करेंगे फिर उतना उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसी कोई भी फूड को प्रेफर नहीं करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज। क्लियर? और ये साकरीन जो है
वो टाइम टू टाइम यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो सबसे एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता था कि व्हिच स्वीटनिंग एजेंट इज़ यूज्ड इन द या यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट। इसकी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये ही एक ऐसा स्वीटनिंग एजेंट है जो प्रेफर किया जाता। बाकी तो मार्केट में भरे पड़े हैं और जितने मार्केट में हैं उन सबका कॉन्स्टिट्यूएंट मेन यही होगा। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ सकते। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? टैक्री। सेकंड हम डिस्कस करते हैं वो है एस्पार्टेम। सेकंड स्वीटनिंग एजेंट इज एस्पार्टेम। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्वीटनिंग। ये प्रिपेयर किया जाएगा यानी केमिकली जब हम इसे प्रिपेयर करते हैं तो इट इज अ मिथाइल ईस्टर ऑफ द डाइपेप्टाइड। इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड डेरिवेटिव फ्रॉम phenylalanine and aspartic acid। ठीक, इतने बड़े बड़े नाम मैम ने लिख दिए कि इसको हम कैसे याद करें। ठीक है, देखो इस पूरे केमिकल कॉम्पोजिशन को आप थोड़ा सा चेंज करें। चेंज हम कैसे करेंगे? चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अपनी लर्निंग ऑफ पॉइंट के लिए, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा। मैंने कल भी कहा था कि ये आपको केमिकल्स के बारे में जो नॉलेज है वो केमिकल का स्ट्रक्चर सारा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेटा उसने कहा आपको मिथाइल। मिथाइल के लिए वर्ड आता है, सिंबल आता है CH3। ईस्टर, ईस्टर जब भी कोई एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा then the final product is ester and the process is called esterification। esterification देखो बहुत सारी इसमें क्वालिटी है। इसका मतलब कि जब भी ये रिएक्ट करके ईस्टर फॉर्म कर रहा होगा उस समय हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसमें, एक तरफ एसिड और एक तरफ अल्कोहल। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका डाई पेप्टाइड। डाई मीन्स टू, पेप्टाइड लिंकेज। जो पेप्टाइड लिंकेज की बात कर रहा है और ये पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन और ये लिंक होती है CONH ग्रुप। यानी जो एस्पार्टेम का कंटेंट है उसमें CONH ग्रुप भी है, उसमें ईस्टर भी बन रहा है। तो ईस्टर कैसा वाला बन रहा है? मिथाइल के साथ वाला बन रहा है, यानी इथाइल कंटेंट उसमें नहीं यूज करेंगे हम। और दो कंटेंट के साथ वो कंबाइन हो रहा है, किसके साथ? फेनिल अलानाइन और एस्पार्टिक एसिड। ये वाला जो बच्चे एस्पार्टिक एसिड आप पढ़ रहे हो ये एसिड का पार्ट पढ़ेंगे, और जो फेनिल एलानाइन पढ़ेंगे ये जब हम आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बताएंगे वहां पर, यानी बायोमोलिक्यूल के टॉपिक के वीडियो में इसको हम डिटेल स्टडी। तो ये जो एस्पार्टेम है ये बेसिकली इतना बॉन्डेड कंटेंट है कि इसीलिए ये बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं हो। हाई टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि जैसे ही आप गर्म करना शुरू करोगे, जैसे आप हीट देनी शुरू करोगे तो कोई ना कोई बॉन्ड इसका ब्रेक होने लगेगा, और जब ब्रेक होने लगेगा बेटा तो इसका मतलब कि वो पूरे के पूरे उस कॉम्पोजिशन के टेक्सचर को चेंज करेगा। हमने कहा हमें कैलोरीज नहीं चाहिए, कैलोरीज नहीं चाहिए इसका मतलब कोई भी बॉन्ड ब्रेकेज नहीं चाहिए, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसका मतलब एज यूजल ये पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। और यही एक रीजन है कि जित भी हम एस्पार्टेम को यूज करते हैं ये एस्पार्टेम केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड फैक्टर्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, यानी इसको हम कभी भी बेकिंग फैक्टर्स के लिए यूटिलाइज
नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसका मतलब इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, को याद क्या रखना है कि इट इज़ यूज्ड ओनली इन कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक। अब यहाँ 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया कि राइट द नेम ऑफ द स्वीटनिंग एजेंट व्हिच इज़ यूज्ड इन द कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक। या दूसरा क्वेश्चन इसका फॉर्म चेंज हो सकता था कि व्हाई एस्पार्टेम इज़ नॉट यूज्ड इन द कुकिंग फूड्स? बिकॉज़ इट इज़ अनस्टेबल एट हाई टेम्प। क्लियर? एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुक्रालोज। 2 हम लोग ने डिस्कस कर लिए एंड थर्ड इम्पोर्टेंट इज़ सुक्रा sucralose, and it is a trichloro derivative of sucrose. Trichloro derivative of sucrose. Sucrose is a disaccharide, यानी ये एक कार्बोहाइड्रेट का करेक्टर है और इस कार सुक्रोज के फिगर के में जब हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्लोरो से, यानी ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो कंटेंट हम उसमें यूज करते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है सुक्रालोज। एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज सुक्रालोज जो है वो ही स्टेबल होता है एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है। एक कार्बोहाइड्रेट के अपने पास में है, दूसरा आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके सीएल लगाया, यानी बहुत सारे कंटेंट्स को आपने नहीं जोड़ा है क्योंकि जितनी लंबी चेन होती है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्लास होती है, उतना डिस्प्यूट ज़्यादा होता है ना? तो इसलिए जितनी कम बॉन्डिंग उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सुक्रालोज में ऐसी कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं थी जो कि हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? बट इसके साथ एक क्वालिटी और भी है कि इट नीदर प्रोवाइड कैलोरीज नॉर कॉजेज टूथ डिके, यानी ये एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि इसका यूज़ हम इसलिए भी कर सकते हैं कि कहते हैं ना बच्चों को ज़्यादा मीठा मत खिलाइए, दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन सुक्रालोज एक ऐसा स्वीटनिंग एजेंट है कि वो डबल फायदा दे रहा है कि ना तो उसकी कोई कैलोरिफिक वैल्यू है, ना ही उसकी कोई कैलोरिफिक वैल्यू है और ना ही वो हमारे दांतों में किसी तरीके का नुकसान कर सकता है। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट करेक्टर क्या था? ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल है। तो दिस सुक्रालोज इज यूज एट हाई टेम्परेचर और कुकिंग फूड्स। अब हमारे पास यहाँ पर वर्ड आ गया कुकिंग फूड। क्लियर? और फोर्थ वन आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो है बेटा अलीटेम। फोर्थ स्वीटनिंग एजेंट इज अलीटेम। फोर्थ इज अलीटेम और ये एटलीस्ट करीब करीब 2000 टाइम्स स्वीटनर होता है एज कंपेयर टू केन शुगर। तो ये इतना मीठा होता है कि इसकी जो यूज़ है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन बहुत रेयर किया जाता है। हाँ, बट इट इज़ सिमिलर टू द एस्पार्टेम, ये एस्पार्टेम की तरह ही दिखाई देता है बट मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। क्लियर? तो अलीटेम एंड अदर सिमिलर हाई पोटेंशियल, ये बहुत हाई पोटेंशियल का स्वीटनिंग एजेंट। कॉमनली हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं अपने फूड्स के लिए। क्लियर? तो अब हम अगर 4 स्वीटनिंग एजेंट जो हमारे कोर्स में थे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें, क्वेश्चन कहाँ-कहाँ बना? एक, सैक्रिन का केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ सकते थे। कौन सी ऐसी शुगर थी जो डायबिटिक पेशेंट के लिए थी? अस्पार्टेम का केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ सकते थे। एस्पार्टेम को हम कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ेस क्या हैं? सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स में कर रहे हैं। तीसरा, वो आपसे सुक्रालोज़ का केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ सकता था
इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? कुकिंग फूड्स में कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एरिटेन के बारे में, बिकॉज़ इट इज़ सिमिलर टू द एस्पार्टेम, इसमें भी वही लिंकेज प्रेज़ेंट है, बट इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चारों हमारे स्वीटनिंग एजेंट हैं, जिन्हें हम जनरल केमिकल्स के फॉर्म में डेली लाइफ में कहीं न कहीं यूज़ कर। क्लियर? नेक्स्ट हम हेडिंग डिस्कस करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्व करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्व? प्रिजर्व मतलब सेव करना। किसको सेव करना? फूड को सेव करना। किससे सेव करना? या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करना, या इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि वहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस था, उसको जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे कि वो ग्रो कर पाए, उस ग्रोइंग को ब्लॉक कर, यानी ऐसा केमिकल जो हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया, ईस्ट या माउल्ट्स को प्रिजर्व को ब्लॉक करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ऐसे कंटेंट फूड प्रिजर्वेटिव्स कहलाएंगे। और कुछ फूड प्रिजर्वेटिव जो हैं वो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि घर में हम लोग डेली यूज़ में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्लास वन प्रिजर्वेटिव्स, जैसे घर में मम्मी लोग कहती हैं कि सॉल्ट, अगर आपने पिकल्स घर में बनाया है और उसको लॉन्ग टर्म तक या होल ऑफ द ईयर सेफ रखना है, तो कहते हैं उसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा डाल दीजिए, तो वो सेफ हो जाएगा। या एक्सेस ऑफ शुगर, थोड़ी-सी चीनी ज़्यादा डाल दीजिए, तो भी वो चीज़ें, जैसे आम का मुरब्बा मम्मी लोग बनाती हैं, तो उन सबको सेव करने के लिए हमारे पास घर में जो केमिकल है, वो है शुगर या वेजिटेबल ऑयल, ठीक है? तो ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जिन्हें कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे घर में ही प्रेज़ेंट हैं, इसलिए ये कहलाते हैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्लास 2 में क्लासिफ़ाई कर सकते थे, वो हैं क्लास 2 टाइप। क्लास 2 टाइप वाले में हम लोग ऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम बेंज़ोएट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉर्बिक एसिड, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम मेटा बाइसल्फ़ाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फ़ाइड। क्लियर? तो दीज आर द फूड प्रिजर्वेटिव्स, जिनका क्या काम हुआ था? केवल फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया इसके ग्रो को इनहिबिट। चौथा तीसरा फूड एडिटिव्स हम लोग पढ़ सकते थे, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब डेंट मीन्स कंपाउंड हो गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, यानी अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? जो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, जो प्रिवेंट करेगा उस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को जो कि खाने को खराब कर रहा है, ऐसे कंटेंट को हम एंटीऑक्सीडेंट। हमारी डेफिनेशन क्या बन के आ गई बेटा? कि केमिकल विच आर यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्रोसेस्ड फूड, जैसे पोटैटो है, चिप्स है, बिस्किट्स है, ब्रेकफास्ट है, घर में यूज़ होने वाली हमारी दालें हैं, सीरियल्स हैं, तो इन सबको रोकने के लिए जिन कंटेंट को यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। और इसके 2 एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ने हैं और इसके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए कि वो क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल BHA
capital B, capital H, and capital A. What is BHA? And butyrated hydroxy toluene. Clear? Butyrated हाइड्रोक्सी ए से एनी, और अगर ये BHP हो जाता तो नाम हो जाता ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलू। ये दोनों केमिकल्स हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज। क्लियर? और एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफेरॉल हैज आल्सो बीन यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज विटामिन सी, एंड टोकोफेरॉल इज ई। ये भी कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज। तो ये 3 फूड एडिटिव्स के बारे में हम लोग किया। हम टॉपिक के एंड में समराइज कर लें। पहला, हमने स्वीटनिंग एजेंट की बात करी। दूसरा, हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करी। एंड थर्ड वन इज एंटी ऑक्सीडेंट की बात। अब इस टॉपिक में आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसमें सरफेस एक्टिव सेंटर्स के बारे में, सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्लिनजिंग एजेंट की नेक्स्ट हेडिंग में सरफेस एक्टिव एजेंट। ये सरफेस एक्टिव एजेंट कौन? सोप और डिटर्जेंट। सोप, डिटर्जेंट। व्हाट आर सोप? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर एट। अब देखो, दोनों को पहले डिफाइन कर लो कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सोप क्या है। के नीचे इसको डिफाइन कर लीजिए कि दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हायर फैट एग्जाम्पल palmitic acid, for example 11H23 CH है palmic, सॉरी, लॉरिक एसिड। तो palmic वाले में C15 हो, CH3 हो। तो याद रखिए कि जितने लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन थे, इनके जो डेराइव्ड ये होते खाली सोप। अब जब आप सोप के बारे में, सोप है, अब ये सोप किस तरीके के, अगर हम में भी डेली यूज में देखें तो हमारे पास वेराइटी ऑफ सोप। उन सोप्स में डिफरेंस क्या है? अगर हमने सोप की बात करी, सोप तो कंपोजिशन तो एक ही गया कि वो होगा क्या, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैट एसिड।
और चेंजेस कहाँ आते हैं? क्योंकि अगर हम वैरायटी ऑफ सोप घर में देखें, तो कोई टॉयलेट सोप होता है, कोई ट्रांसपेरेंट सोप होता है, कोई मेडिकेटेड सोप होता है, शेविंग सोप होते हैं, सोप टिप्स होती हैं और लॉन्ड्री सोप्स होते हैं। इतनी तरीके के सोप्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उनमें कौन-कौन सा ऐसा केमिकल एक्स्ट्रा मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैरायटी चेंज होती है, ये आपको थोड़ा-सा लर्न करना आई बात समझ में? तो जैसे सबसे पहले अगर हम ट्रांसपेरेंट सोप के बारे कौन-सा ट्रांसपेरेंट सोप हम लोग देखते हैं जनरली अपनी डेली लाइफ में? कोई ऐसा सोप है जो आप लोग यूज़ करते हो और वो ट्रांसपेरेंट है? हुँ? ये ट्रांसपेरेंट सोप जो है, वो जब भी प्रिपेयर किया जाएगा, उसको सोप में इथेनॉल सोप इन इथेनॉल को बोला जाता है। इथेनॉल में मिक्स किया जाएगा एंड देन इवोपरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्ट और फिर उस सॉल्ट को जो कि एक्स्ट्रा है उसको हम इवोपरेट कर देते हैं। तब जो बचा हुआ सोप रह जाएगा दैट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी किसके कारण आई? अल्कोहल के कारण। चलिए सेकंड सोप की बात करें तो मेडिकेटेड सोप। सोप और तो खैर सब कोविड की वजह से सोप ही हर वो इंसान जो अपने आप को कोविड से सेव रखना चाहता है, वो क्या कहता है कि हमें हर थोड़ी देर के बाद एक सोप से हैंड वॉश करना है। तो हैंड वॉश किससे करना है? खाली स्मेल के लिए थोड़ी करना है। उसमें प्रेज़ेंट बैक्टीरिया को किल करना है। किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोई एक ऐसा एंटीसेप्टिक कंटेंट यूज़ डाल कर दें, जो कि उस सोप की क्वालिटी में मेडिकेटेड वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। तो जब मेडिकेटेड सोप प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसमें कुछ एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल या कुछ डिओड्रेंट सेवलॉन भी डिटॉल के साथ आप सेवलॉन कर सकते हैं और कुछ उसमें स्मेल भी अच्छी आए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। उसमें हम यूज़ पीथिनल के वो केमिकल जो डबल पर्पस ऑफ कर रहा है एंटीसेप्टिक भी कहीं कहीं यूज़ हो रहा है और डिओड्रेंट की तरह भी यूज़ हो रहा है। डिओड्रेंट की तरह भी यूटिलाइज तो ऐसे केमिकल कंपाउंड से पूछा जा सकता है। क्लियर? तीसरा हम अगर कैटेगरी देखें, एक आती है शेविंग सोप। शेविंग और जो शेविंग सोप होती है, वो थोड़ी-सी स्टिकी टाइप की होती है ताकि जब तक इंसान शेव करेगा, तब तक वहाँ पर ड्राइनेस ना प्रोड्यूस हो जाए क्योंकि अगर ड्राइनेस प्रोड्यूस हो जाएगी तो कट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसलिए हमेशा शेविंग सोप जब भी बनाए जाएँगे, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है क्योंकि ये ग्लिसरॉल वहाँ पर रैपिड ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक स्किन को मॉइस्ट रख सकते हैं। क्लियर? तीसरा आता है लॉन्ड्री सोप, जिससे हम कपड़ों को क्लीन करते हैं, है ना? और जनरली उसमें जो फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, वो ही इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट एक हम यूज़ कर सकते थे लॉन्ड्री सोप। इस लॉन्ड्री सोप की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो है सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड
सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? और नेक्स्ट आता है बच्चा सोप चिप। सोप चिप का मतलब हुआ कि वो जो पेपर सोप टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, थिन शीट के फॉर्म में होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो सोप होता है उसको हम लिक्विफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं, और उस लिक्विफाइड फॉर्म में सोप को इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में बनाने के बाद अब इसमें स्ट्रिप्स को डिप करते हैं, और ड्रिप करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको हम फ्राई करते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम सोप चिप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सोप थे। अब जो सोप का यूटिलाइजेशन है वो कहाँ-कहाँ किया जाए? व्हाई सोप? एंड सोप कुछ बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, बट सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड। सोप का यूज़ केवल सॉफ्ट वाटर के लिए तो हम कर सकते हैं, बट ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर। क्यों नहीं कर? क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड जो लिखा है, बिकॉज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, जो इसके फैटी एसिड्स के साथ मिल करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, और प्रेसिपिटेट बना देगा तो स्कम नहीं बनेगा, और स्कम नहीं बनेगा तो हमारे कपड़े क्लीन नहीं। तो ये कारण है कि हमें सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो नहीं कर पाएगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है डिटर्जेंट। क्या डिटर्जेंट कुछ काम कर पाएगा? जो ये क्वालिटी सोप, क्या डिटर्जेंट की आ सकती है? थोड़ी बहुत। डिटर्जेंट्स को हम जो बेसिकली डिफाइन करते हैं, इट में बी डिफाइन अमोनियम सल्फोनेट, सल्फेट और सल्फेट सॉल्ट, सॉल्ट और नॉन चेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसीलिए बेटे जगह ये दो जबकि वेट है वो हाइड्रोजन के, यही जो सोप है केवल करेगा, जबकि एज वेल एज हार्ड दोनों है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाटर आप इस डिटर्जेंट के क्लासिफिकेशन की तरफ मूव के बारे में पढ़ा। अब के बाद तो डिटर्जेंट्स के भी थ्री टाइप। वन इज कैटाइनिक डिटर्जेंट, सेकेंड वन इज एनाइनिक डिटर्जेंट, और थर्ड वन नॉन आयनिक। क्योंकि तीनों ही कैटेगरी के डिटर्जेंट अलग अलग पर ये कहाँ करेंगे, तो सबके क्या क्या एग्जाम्पल है, इसको एक एक करके शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो भी आपसे कभी भी एग्जाम्पल ही केवल पूछ कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द कैटाइनिक डिटर्जेंट, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द एनाइनिक डिटर्जेंट। तो सबसे पहले कैटाइनिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी जो का एक बड़ा, वो क्या होगा, कैटाइन। ठीक है।
बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर कैटायन, इसलिए ये कैटायनिक डिटर्जेंट कहलाते हैं। और जनरली जितने भी कैटायनिक डिटर्जेंट होंगे वो अमोनियम सॉल्ट के साथ ही प्रिपेयर किए जाए। क्लियर? जैसे इसके सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सेटाइल अम ये एग्जाम्पल क्यों, अगर आप तो प्लस ये अमोनियम का salt का, और इस 4 हाइड्रोजन से 3 ऑयल के साथ रिप्लेस कर दिया और चौथा पोर्शन सिटाइल के साथ कर दिया। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो 3 तो हमने CH3 लगा दी और चौथा कंटेंट हमने सिटाइल लगाया। सिटाइल में टोटल होते हैं 16 कार्बन, तो 15 तो मैंने जोड़ दिए CH2 का होल ट्वाइस के फॉर्म में, और लास्ट चेन का कंटेंट CH3 क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना था। इतने बड़ा पॉजिटिव आयन है और इसके साथ छोटा सा निगेटिव। तो जब हमारा कैटायनिक पार्ट बहुत बड़ा होता है तब हम जो है इसका तब हम ऐसे डिटर्जेंट्स का नाम करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। क्लियर? अब इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं? जनरली इन डिटर्जेंट्स का यूज़ हेयर शैम्पू या हेयर कंडीशनर के लिए किया जाता है। हेयर शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर। क्लियर? सेकेंड वन इज एनाइनिक डिटर्जेंट। इसका मतलब जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि कैटायन पार्ट बड़ा है, यहाँ पर एनाइनिक पार्ट बड़ा होगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक का पार्ट बड़ा है तो फॉर एग्जांपल इसका एक नाम पे रख सकते थे आप कि सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। एग्जांपल सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर? तो ये हमेशा अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव, क्योंकि सल्फोनिक एसिड SO3H माइनस आयन के साथ इसको हम OH माइनस और SO3H प्लस आयन के साथ इसको यूटिलाइज करें। क्लियर? तो इस तरीके के जितने हमारे पास एनाइनिक डिटर्जेंट, चाहे वो सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, चाहे सोडियम सल्फेट हो, ऐसे सारे कंटेंट्स को हम एक एग्जांपल इसमें आप इजी भी याद कर सकते थे, सोडियम लॉरियल सल्फेट भी एक एग्जांपल है जो होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं एज कंपेयर टू डोडेस। डोडेसाइल का मतलब हुआ यहाँ पर कि हम डो, देखो जब आपने ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर पढ़ा था ना 1 2 3 4 5 6, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तब वहीं पर ही हम लोग जब 10 का होता था तो डेक, 1 का हुआ तो अनडेक, और 12 का हुआ तो डूडेक, यानी डूडेक का मतलब हो गया 12 कार्बन। क्लियर? अब इस एनाइनिक डिटर्जेंट्स का जनरली हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसको हम डेली लाइफ में टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। कैटायनिक हेयर शैम्पू हेयर कंडीशनर के लिए आ गया, हमने अभी डेली लाइफ की बात करी है। और एनाइनिक डिटर्जेंट को हम जनरल डेली लाइफ में टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, और नॉन आयनिक डिटर्जेंट को हम डिश वॉशिंग के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का आयंस जो है वो ब्रेक नहीं होगा, और आयंस ब्रेक नहीं होगा तो हमारी किसी भी मटेरियल पे वो
स्टिक नहीं करेगा, स्टिक नहीं करेगा तो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसे कंटेंट जो आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं, जो अपने अंदर किसी भी तरीके के आयंस को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, ऐसी कैटेगरी कहलाती है नॉन डिटर्जेंट। और हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा डिश वॉश पर क्लियर। तो ये हम लोगों ने जितनी तरीके के डिटर्जेंट्स के बारे में स्टडी कर सकते थे, उनके बारे में एक शॉर्ट वर्ज़न के साथ एग्ज़ाम्पल, यूज़ेज़ और कैटेगरी में डिफ़ाइन किया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और अब आप इसकी हेल्प से जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसको आप प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद उसको लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने आप को रेडी करें। तो गॉड ब्लेस।